जय, एक रीडर ने हमें लिखा है वो अक्सर मुंबई पुणे चलाते हैं लगभग 2500 किलोमीटर पर मंथ। वो एक ऑटोमेटिक एसयूवी ढूंढ रहे हैं जो कि काफ़ी किफ़ायती हो और अंडर 25 लैक्स। उनके बेस्ट ऑप्शन होंगे एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो कि मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा है और टोयोटा की हाई राइडर, या फिर एक डीजल एसयूवी जो है किया सेल्टोस और hyundai क्रेटा। एक सेकंड यार, एक सेकंड। उनको अपने रनिंग कॉस्ट कम रखने, तो ईवी को इग्नोर क्यों किया तुम लोगों ने? रनिंग कॉस्ट कम है। MG ZS EV अगर आप देखो उसका प्राइस भी इनके आसपास ही है, ट्राई तो करना चाहिए। तो अमन जी के सवाल का जवाब देने हम किया सेल्टोस डीजल, टोयोटा हाई राइडर हाइब्रिड और MG ZS EV को मुंबई पुणे मुंबई ड्राइव करेंगे और इनकी रनिंग कॉस्ट, कंफर्ट और परफॉर्मेंस की बात करेंगे। सौमिल, निकलने के पहले एक चीज़ का क्लैरिफिकेशन चाहिए था मुझे। तू टोयोटा हाई राइडर तो लाया है, पर ग्रैंड विटारा क्यों नहीं? और जय, तू सेल्टोस लाया है, क्रेटा भी तो ला सकता था। टोयोटा हाई राइडर और मारुति की ग्रैंड विटारा एक ही प्लेटफॉर्म पे बनती है। इनके फीचर्स, पावरट्रेन्स काफ़ी सिमिलर है और ये एक ही प्लांट में बनती है। तो जो भी कमेंट हम हाई राइडर के बारे में करेंगे वो ग्रैंड विटारा के लिए भी वैलिड रहेंगे। और उसी तरह सेल्टोस और क्रेटा में भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। इंजन और गियरबॉक्स सेम है और क्योंकि ये एक पावर ट्रेन कंपैरिजन है, आई थिंक ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में। क्रेटा लो या सेल्टोस लो, आपको मिलने वाला वही इंजन है, डीजल इंजन और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, निकलते हो। चलो। टैंक फुल करके और MG के केस में इसकी बैटरी फुली चार्ज करके हम निकल पड़े हैं इस जर्नी पे जो कि है लगभग 340 किलोमीटर्स की। इस टेस्ट के दौरान हम गाड़ियों को उनकी नॉर्मल मोड में चलाएंगे, क्लाइमेट कंट्रोल को 22.5 डिग्रीज पे सेट करेंगे और गाड़ी के अन्य फीचर्स यूज़ करेंगे बिल्कुल एक नॉर्मल यूज़र की तरह। और हाँ, गाड़ियाँ हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर ही चलाएंगे और सजेस्ट करते हैं कि आप भी हमेशा वही करें। निखिल बताते हैं MG ZS EV क्यों है उनकी चॉइस। ईवी की खूबियों की लिस्ट में मेरे हिसाब से एक नंबर पोजीशन जाता है ये कितनी साइलेंटली चलते हैं। चाहे आप 20 की स्पीड पे चला रहे हो या 120 की स्पीड पे क्रूज कर रहे हो, मोटर से इतना शोर नहीं आने वाला। और इसका मतलब ये है कि आप बड़ी शांति से चला सकते हैं और ऐसी लंबी जर्नी पे आपको थकावट भी कम महसूस होगी। और दूसरी बात, MG ZS EV जैसे पावरफुल EV को चलाने में मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि आपने एक्सेलरेटर पेडल थोड़ा भी दबाया, आपको इंस्टेंट पावर मिलता है ऐसे, और आप दूसरी गाड़ी के आगे निकल गए। पेट्रोल या डीजल जैसा वेट नहीं करना पड़ता। राइड कंफर्ट के मामले में MG ZS EV ठीक ठाक है, पर बाकी दोनों के बराबर तो नहीं है। स्मूथ रोड जैसे एक्सप्रेसवे पर अच्छा चलती है, कंफर्ट अच्छा देती है, बट जैसे ही रास्ते थोड़े ख़राब होते हैं आप उसको कैबिन में महसूस ज़रूर करोगे। जब आप हाईवे स्पीड्स पे चलाएं 80 या 100 किलोमीटर के आसपास, तब आपको ऐसे लगेगा जैसे गाड़ी थोड़ी सॉफ्ट है, थोड़ा ऊपर नीचे वाली मूवमेंट मिलती है आपको। और क्योंकि इंजन तो शांत चलता है, आपको टायर और सस्पेंशन नॉइज ज़रूर सुनाई देगा। इस टेस्ट के लिए मैंने MG ZS EV को नॉर्मल ड्राइविंग मोड में ही रखा है और हाईवे के सेक्शन पे रीजन ब्रेकिंग को मैंने 1 पे सेट किया है। अब रीजन ब्रेकिंग होता क्या है, सरल भाषा में समझाऊं तो जब आपकी गाड़ी का स्पीड कम हो रहा होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी बैटरी में थोड़ा थोड़ा चार्ज भरते रहते हैं। अब हालांकि इस वीडियो में मैं EVs के लिए बैटिंग कर रहा हूँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब से ड्राइव शुरू हुई है ना, मेरी नज़र उस रेंज रीड आउट से नहीं हटी। जब मैंने गाड़ी ऑन की 100% चार्ज पे, रेंज था 400 किलोमीटर। नॉर्मल मोड पे लगाया तो रेंज घट के गिरा 340 किलोमीटर। अब पुणे मुंबई राउंड ट्रिप अगर आप देखें तो 320 से 360 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। प्रॉब्लम है, अभी हम लोनावला घाट पे हैं, यहाँ पर चढ़ाई है, रेंज बहुत ही जल्दी गिरने वाला है। अब देखते हैं पुणे पहुँचते पहुँचते वो फिगर कितना घटता है। जहां निखिल की एक आंख रेंज मीटर पर टिकी थी, वही हाई राइडर में सफर बड़े ही आराम से कट रहा था। अब मेरी माने तो हाइब्रिड EV जितनी एफिशिएंट भी है,
उसका रनिंग कॉस्ट भी काफ़ी लो है और इसकी जो एफिशिएंसी है वो कोई भी डीजल या पेट्रोल मैच नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ इसमें जो पेट्रोल इंजन लगा हुआ है वो इस इलेक्ट्रिक मोटर को अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है। तो जब भी आपको एक्सीलरेट करना है या कोई क्विक ओवरटेक करना है, आपके हल्के से एक्सीलरेटर इनपुट से ये गाड़ी स्पीड पकड़ लेती है और आपका ओवरटेकिंग आसान कर देती है। और क्रूजिंग स्पीड्स पे ये गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल लगने लगती है। और अगर आप हल्के पावर से चलाओगे तो इवन 100 के स्पीड पे ये गाड़ी ईवी मोड में चली जाती है और आपका एफिशिएंसी उतना ही ज़्यादा मैक्सिमाइज कर लेती है। अब हाई राइडर का जो सस्पेंशन है वो बहुत ही उम्दा है। ये लो स्पीड पे आपको थोड़ा सा स्टिफ तो लगेगा, लेकिन हाई स्पीड्स पे ये गाड़ी एकदम फ्लैट और कंपोज्ड रहती है और आपको ढेर सारा कॉन्फिडेंस देती है। और इस गाड़ी का प्रदर्शन ख़राब रास्तों पे उन दोनों से काफ़ी बेहतर है। टोयोटा हाई राइडर के इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ढेर सारा यूज़ है सॉफ्ट टच मटेरियल्स का। टोयोटा ने अलग कलर्स का भी यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे सिल्वर मिल जाएगा, आपको ब्राउन कलर का ये कैबिन का थीम मिल जाएगा इस हाइब्रिड वर्जन में, जिससे इसका कैबिन अप मार्केट और काफ़ी सुंदर दिखता है। हाँ, ये बात तो है कि इस गाड़ी में हार्ड प्लास्टिक्स भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको बजट मारुति से काफ़ी पार्ट्स भी शेयर होते हुए दिख जाएंगे। लेकिन ऑन द होल अगर आप देखोगे तो ये हाई राइडर के इंटीरियर्स काफ़ी प्लीजिंग और काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जहां टोयोटा के इंटीरियर्स में मारुति की झलक दिखेगी, सेल्टॉस का कैबिन एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का है। और क्वालिटी की बात की जाए तो ओवरऑल इंटीरियर की फिट फिनिश, बिल्ड और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और अप मार्केट लगता है। जब आप 20 लाख के आसपास पैसा देते हो तो आपको एक इंटीरियर ऐसा चाहिए जो कि 20 लाख के लायक हो, और इस गाड़ी में वो डेफिनेटली आपको मिल रहा है। जब आपको लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव करना होता है तो कंफर्ट और सीट कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, और सेल्टॉस की सीट्स इन दोनों एसयूवीज़ के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। और इस सेगमेंट में किया सेल्टॉस और Hyundai क्रेटा सिर्फ दो एसयूवीज़ है जो डीजल इंजन ऑफर करते हैं। दोनों में एक ही इंजन आपको मिलता है, 1.5 लीटर टर्बो डीजल, जिसमें आपको 115 हॉर्स पावर और 250 Nm का टॉर्क मिल जाता है। और इस टॉर्क की वजह से मुझे डीजल पसंद है, क्योंकि जो 250 Nm टॉर्क है वो आपको हाईवे पे चलाने में जो मज़ा आता है, जो ओवरटेकिंग में आपको आराम होता है, वो किसी भी पेट्रोल या हाइब्रिड इंजन में नहीं मिलता। क्योंकि आपको ज़्यादा इंजन को स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम वो टॉर्क काफ़ी हद तक कर लेता है। अब किया सेल्टॉस में एक और चीज़ है जो इन दोनों एसयूवीज़ के मुकाबले थोड़ी सी ऊपर है, वो है इसका सस्पेंशन सेटअप और राइड क्वालिटी। हाईवेज पे ये गाड़ी एकदम फ्लैट और रास्ते को पकड़ के चलती है, और जहाँ पे भी थोड़े बहुत खड्डे या थोड़े बहुत अंडुलेशन है वहाँ पे भी आपको थोड़ा भी अंदर कैबिन में फील नहीं होता। इन तीनों एसयूवीज़ ने अब तक 70 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया है, और मेरी एफिशिएंसी अभी से 17.5 kpl टच कर चुकी है। पुणे जाने में अभी टाइम है, तो ये नंबर डेफिनेटली और ऊपर जाएगा। मे बी ये नंबर 100 मिल के हाइब्रिड में थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन अब जो घाट्स आने वाले हैं वो डेफिनेटली अफेक्ट करेंगे उसके हाइब्रिड एफिशिएंसी को, और मैं वो लीड थोड़ी सी और टाइट और क्लोज कर पाऊंगा। लोनावला के घाट की चढ़ाई के बाद निखिल इतना खुश नहीं था। प्रॉब्लम ये है कि ईवी को ना चढ़ाई अच्छी नहीं लगती। मैं बताता हूँ, 12 किलोमीटर के घाट में मेरा रेंज घटा 28 किलोमीटर और बैटरी परसेंटेज गिरी 8%। अब सच बताओ तो हाई राइडर का भी कुछ यही हाल है। एक्सप्रेसवे पर मेरा एफिशिएंसी अराउंड 22.5 किलोमीटर्स दिखा रहा था, और घाट के बाद ये जाके 20.5 किलोमीटर्स गिर के सेटल हो गया। यही तो प्रॉब्लम है पेट्रोल और इलेक्ट्रिक। जब आप हाईवेज और बड़े रास्तों पे आते हो तब आपको चाहिए होता है टॉर्क और एक बड़ा इंजन जिसका रनिंग काफ़ी लो आरपीएम पे चलता है, और ये डीजल बिल्कुल वही है। इसके लिए मुझे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई चढ़ान पे, क्योंकि ये काफ़ी आसानी से ऊपर चढ़ती है, और परफॉर्मेंस के मामले में भी ओवरटेकिंग बहुत ही आरामदायक। अब
125 किलोमीटर हो चुके हैं और रेंज अभी भी 830 किलोमीटर है। एफिशिएंसी 17.1 किलोमीटर पर लीटर। सौमिल, मैं अपनी गाड़ी का फिगर भूल रहा हूँ यार, तुझे याद है क्या ZS EV का क्या था 0 to 100 kph टाइम? हाँ ठीक है, 8.5 सेकंड के आसपास है, लेकिन जो हाई राइडर का रिस्पॉन्सेज है वो भी काफ़ी बढ़िया है, ऑलमोस्ट एक ईवी की तरह। ऑलमोस्ट। और ये है इन गाड़ियों के एक्सेलरेशन टाइम्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, ईवी सबसे तेज है और किया डीजल एक्सेलरेशन के मामले में बाकी दो गाड़ियों से थोड़ी ही स्लो है। पर जब आप वापस एक्सेलरेट करते हैं तो एक 3 सिलेंडर इंजन की साउंड भी आती होगी। हाँ, लेकिन डीजल जितनी लाउड तो नहीं है, उतना तो कहना पड़ेगा। यार ये बार बार डीजल बीच में क्यों आ रहा है, मतलब क्या लेना देना। मैं चुपचाप अपने गाने सुन रहा हूँ 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम में, कूल सीट लगा के, फ़ोन वायरलेसली चार्ज करके, प्रॉब्लम क्या है? जय, ये सब फीचर्स तो हाई राइडर में भी है। इनफैक्ट हाई राइडर ऑलमोस्ट किया सेल्टॉस जितनी वेल इक्विप्ड है। वेल इक्विप्ड होना एक बात है और क्वालिटी और वो लेवल मैच करना एक बात है। हाई राइडर का कैमरा ऐसे लगता है जैसे कोई 1990s के फ़ोन का कैमरा है, तब एक्चुअली फ़ोन में नहीं थे कैमरा, लेकिन वैसे ही कुछ। और सेल्टॉस का कैमरा लगता है कि कोई अच्छे आईफोन में शूट कर रहा है, 360 डिग्री क्रिस्प क्वालिटी। और आरामदायक से याद आया निखिल, बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्रीज दिखा रहा है और हम लोग तो वेंटिलेटेड सीट्स चालू करके बहुत ही कंफर्टेबली बैठे हैं। तुम्हारा क्या हाल है एमजी में? यार हाल तो ठीक ही है, मतलब कूल हेड है तो चल रहा है ठीक, पर हाँ वेंटिलेटेड सीट्स होते तो बेहतर होता। अच्छा गाइस, जब हम पुणे एंटर करेंगे तो मुझे फॉलो करना, मैं तुम्हें सही जगह ले जाऊंगा लंच के लिए। आई थिंक यहाँ से कुछ 1 घंटा और लगेगा। अगर तुम लंच का सजेस्ट कर रहे हो तो आई एम श्योर वो जगह अच्छी ही होगी। लेकिन ये मैं लीड करूंगा वाला सीन मुझे थोड़ा हजम नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। एक बात जो मैंने इन दोनों को नहीं बताई वो ये है कि ईवी ओनर्स की तरह ही मैं भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके आया हूँ। देखा कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर ईवी चार्जिंग ऑप्शंस है कि नहीं। तो लंच के दौरान मैं अपनी गाड़ी प्लग इन कर दूंगा ताकि निकलते टाइम मेरी गाड़ी में काफ़ी चार्ज रहेगा और वापस पहुँचने में चार्ज का एटलीस्ट टेंशन नहीं रहेगा। अब पते की बात यह है कि जब आउटसाइड टेम्परेचर्स हाई होते हैं तो इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है वो अफेक्ट ज़रूर होती है, क्योंकि इस क्लाइमेट कंट्रोल का जो ई कंप्रेसर है वो इसके हाइब्रिड पावर ट्रेन पे सीरियस लोड डालता है। इसका मतलब ये है कि हॉट डे पे हाइब्रिड सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना कि वो एक कूल दिन पे होगा। कहाँ है ये लंच वाली प्लेस? बहुत ज़्यादा भूख लगी है। एक्चुअली असल में मैं चार्जिंग पॉइंट ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर, हाँ वो रहा। निखिल ने बड़ी चतुराई से लंच के लिए वही जगह चुनी जहां एक ईवी फास्ट चार्जर लगा हुआ था। ईवी का रेंज इस समय केवल 35% था और मैंने 60 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर पे एमजी को कनेक्ट कर दिया ताकि लंच के दौरान गाड़ी फुल चार्ज हो जाए और मुंबई जाते वक्त मुझे रेंज की टेंशन ना हो। लेकिन ईवीज के साथ अक्सर चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। बस कुछ ही मिनटों में मुझे नोटिफिकेशन आया कि समय से पहले चार्जिंग रुक गया था और मैंने फ़ोन चेक नहीं किया। जब मैं गाड़ी के पास वापस पहुंचा तो देखा कि एमजी की बैटरी सिर्फ 59% तक चार्ज हुई थी। मैप पे मुंबई 170 किलोमीटर्स दिखा रहा था और गाड़ी 198 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रही थी। साथ ही साथ पुणे टू मुंबई के रास्ते में काफ़ी डाउनहिल सेक्शन आते हैं, जिसके कारण मैं थोड़ा रिलैक्स था। पुणे से निकलते निकलते हमें ढेर सारा ट्रैफिक मिला और ट्रैफिक में कुछ और चीजें भी उठकर आई। तो सिटी में ये डीजल इंजन और ये गियर बॉक्स 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है। आपको ईवी और हाइब्रिड में जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है वो इसमें नहीं है। सेल्टॉस के बारे में एक और अच्छी चीज़ है और वो है इसका लेवल 2 ADAS। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा सेफ्टी फीचर है।
और इसकी खास बात यह है कि आप इंडिविजुअली उसके एक एक कंट्रोल सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ पे काफ़ी लेन मार्किंग्स है, जहाँ पे एडास थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लोग कट कर रहे हैं, बाइकर्स बीच में आ रहे हैं, तो ये सिस्टम थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है। तो आप इंडिविजुअली एडास के फंक्शंस बंद या चालू कर सकते हो। वहीं हाई राइडर की भी कुछ खामियां खुलकर सामने आई। और एक चीज़ जो उठ के आती है वो ये है कि हाई राइडर की सीट्स कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। इसका कुशनिंग हार्ड है, अंडर थाई सपोर्ट कम है और मुझे थोड़ा सा बॉडी एक हो रहा है इसमें इतना समय बिताने के बाद। फ्यूल एफिशिएंसी के पहले आइए देखते हैं इन तीनों के प्राइसेस। अब पते की बात यह है कि भले ही MG ZS EV ऑन पेपर सबसे महंगी गाड़ी है, लेकिन क्योंकि इसको रोड टैक्स में एग्जेम्पशंस मिलते हैं, उसकी ऑन रोड प्राइस डीजल और हाइब्रिड से मैच हो जाती है। फिर भी सेल्टॉस डीजल ऑटोमेटिक इस कंपैरिजन की सबसे अफोर्डेबल गाड़ी है और बेस्ट इक्विप भी। और फीचर्स की बात हो ही रही है तो आइए नजर डालते हैं इनकी फीचर्स लिस्ट पर। फाइनली आते हैं इस टेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पे, जो है इनके रनिंग कॉस्ट। अब सेल्टॉस डीजल ऑटोमेटिक ने 344 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करने 19.4 लीटर्स ऑफ डीजल यूज किया है। वही हाई राइडर हाइब्रिड ने 13.7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कंज्यूम किया है। तो हाइब्रिड की रनिंग कॉस्ट होती है ₹4.2 पर किलोमीटर, वही डीजल ऑटोमेटिक की होती है ₹5.3 पर किलोमीटर। ईवी की बात करें तो MG ने टोटली कंज्यूम किए हैं 53.7 यूनिट्स। फास्ट चार्जिंग का कॉस्ट हमें 24.7 रुपीज़ पर यूनिट पड़ा है, जिससे ईवी की रनिंग कॉस्ट है सिर्फ ₹2.1 पर किलोमीटर, जो कि हाइब्रिड के रनिंग कॉस्ट से ऑलमोस्ट आधी है। तो ये था हमारा कंपैरिजन टेस्ट। अब पहले बात करते हैं MG ZS EV के बारे में। EV होने के कारण लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स को आपको काफ़ी प्लान करना पड़ेगा। आप मुंबई, पुणे और बैक एक चार्ज में कर तो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। और अगर आपके जर्नी में आपने प्लान किया है कोई DC फास्ट चार्जिंग पे रुकना, तो वो एक क्वेश्चन मार्क होगा, क्या वो चार्जिंग पॉइंट फ्री होगा कि नहीं, या फिर क्या वो चार्जिंग पॉइंट चल रहा होगा कि नहीं। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल EV के साथ कुछ चैलेंजेस ले आती है। फिर बात करते हैं हाई राइडर हाइब्रिड की। अब ये टोयोटा का पावर ट्रेन काफ़ी एफिशिएंट है और ये एक्चुअली बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। लेकिन क्या ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए? वेल, नहीं। इसकी सीट किया जितनी कंफर्टेबल नहीं है और इसका बूट भी काफ़ी छोटा है। और अंत में बात करते हैं किया सेल्टॉस की। इसका जो डीजल ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है और बहुत एफिशिएंट भी है। उसके साथ साथ किया सेल्टॉस इस कंपैरिजन की सबसे स्पेशियस, सबसे कंफर्टेबल और सबसे फीचर लोडेड गाड़ी भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किया सेल्टॉस डीजल इन दो गाड़ियों से अफोर्डेबल भी है, जिसके कारण किया सेल्टॉस डीजल ऑटोमेटिक हमारा चॉइस है लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजर्स के लिए। कैसी लगी आपको ये कंपैरिजन टेस्ट? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।